इस क्लास का पीडीएफ भी जनरेट किया गया है। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो डिस्क्रिप्शन आप जाइए, डिस्क्रिप्शन देखिए और वहाँ से पीडीएफ जनरेट करिए और इसको पढ़िए। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप EduFocus ऐप डाउनलोड करिए, उसमें स्टोर में जाइए और भी कोर्सेज आपको मिलेंगे जहाँ से आप और भी टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं अमीनो एसिड के नाम। ठीक है। देखिए, अमीनो एसिड के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी क्लास से कल हमने थोड़ा बताया था, स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें फिर से बता दूँ, फिर से दोहरा दूँ कि क्लियर हो जाए आप लोगों का। तो देखिए यहाँ से, तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड की, ठीक है, तो अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होगा। तो अमीनो ग्रुप जो होगा वो है NH2 और एसिडिक ग्रुप जो होगा वो COOH। यानी कि यहाँ पे जो अमीनो एसिड है उसमें क्या होगा, उसमें होगा COOH और यहाँ पे ये हो जाएगा NH2 और H और ये R। और यही जो R ग्रुप होता है यही वेरिएबल होता है, ठीक है, और यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है अमीनो एसिड में। सारे अमीनो एसिड के नाम आप लोगों को याद होंगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार हम लोग सारे अमीनो एसिड के नाम लिख लें। जैसा कि पता है हमें जैसे कि पता है हमें कि देयर आर 300 अमीनो एसिड्स, ओके, एंड नियरली 20 amino acids are added in the protein translationally। ठीक है, कहीं कहीं पे 20+2 भी कहा जाता है। इसलिए जब कभी भी नाम आता है अमीनो एसिड का तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर नियरली 300 अमीनो एसिड्स बट दे आर नॉट फाउंड इन द प्रोटीन। वो अकेले पाए जाते हैं, वो प्रोटीन में नहीं पाए जाते। इनका भी एग्जाम्पल है, इनके भी एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक, अब देखिए तो अमीनो एसिड के नाम, अब कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड के नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग को पता है मैथ्यूनिन, वैलिन और आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, ये सब के नाम मैं लिख रहा हूँ। ग्लाइसिन, एलानीन, स्पेलिंग मिस्टेक, एलानीन और ल्यूसीन और टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलानीन 10 हो गया। 11वें नंबर पे आ जाते हैं, कौन सा हो जाएगा, सिस्टीन। देखिए, ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग सिस्टीन के स्पेलिंग लिख देते हैं, ये सिस्टीन ऐसे लिख देते हैं, तो ये सिस्टीन नहीं है, ये है सिस्टाइन। और
ये है सिस्टीन, याद रखिएगा, ये है सिस्टीन। ये क्या होता है, ये 2 सिस्टीन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टीन। फिर अगला है थ्रियोनीन। थ्रियोनीन सब आप लोगों को याद आ रहा होगा। फिर अगला है ग्लूटामीन। फिर अगला है सेरीन। फिर है एस्पैराजीन, ASPARAGINE। और कौन सा है, तो और आ जाएगा इसमें लाइसीन। और कौन सा आ जाएगा, हिस्टीडीन। और कौन सा आ जाएगा, लाइसिन 18 नंबर ना, आर्जिनिन। और कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा इसमें एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और कौन सा आ जाएगा इसमें, 20वां ग्लूटामिक एसिड। ये हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। जो 2 स्पेशल वाले हैं, जो 2 स्पेशल वाले हैं, 1 और 2, एक का नाम है पायरोलाइसिन और एक है सेलेनोसिस्टीन, ठीक है। क्या खास बात होती है इनकी, दे आर modified form of amino acid। तो ये मॉडिफाइड ही होते हैं, अमीनो एसिड के मॉडिफाइड फॉर्म्स ही होते हैं ये, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ओके। अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ओके। और ये क्लासिफिकेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है COOH, CNH2H और R। ये जो R ग्रुप है इसी के बेसिस पे होता है। कुछ होते हैं एसिडिक, कुछ होते हैं बेसिक, कुछ होते हैं हाइड्रोफिलिक, और कुछ होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाँ बताइए, हाँ सही है, बोलो अक्षरा। गुड मॉर्निंग, बोलिए क्या पूछ रहे थे आप? हाँ 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 बिल्कुल सही कहा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये इतना समझ में आया आप लोगों को कि अब देखिए इस पे हम क्लासिफिकेशन इसी के बेसिस पे हम करेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कुछ चार्ज्ड, फिर हम देखेंगे चार्ज्ड हो गया, फिर हम देखेंगे कौन कौन से न्यूट्रल हैं। और चार्ज्ड में जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड और निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्पेशल ग्रुप्स आते हैं। ठीक, तो मैं सब कुछ आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ, कोई पीपीटी वगैरह से नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं ऐसे बताऊँगा। मैं सब कुछ लिख के ही बताऊँगा कि आप लोगों को पूरी तरह से सारी चीज़ें समझ में आए। अब टीचर आपके सामने लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ओके। क्योंकि इसका पीपीटी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं पीपीटी से नहीं बताऊँगा,
मैं सब आप लोगों को लिख के ही बताऊंगा, आप लोग भी लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमसे अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो कंडीशन है यहाँ तक जो हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट जो मैं एक तरह से रिवाइज ही हो रहा है, रिवाइज ही होगा आप लोगों का, वो मैं बताने जा रहा हूँ, जो डिस्कस कर भी चुके हैं पहले हम लोग, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो है, एक सेकेंड, राइट, तो वो है पीएच। देखिएगा वो है पीएच। पीएच को कहा जाता है क्या? माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, और पीएच को अगर हम देखें, बस एकदम लेमैन के लैंग्वेज में समझना है कि पीएच जो है 7 से 14, या इधर ले लेते हैं 1, ये 0 भी ले सकते हैं, ऐसे इनके बीच में पीएच जो है वैरी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोला गया है, यानी कि देखिए क्या होगा, जो वाटर है, वाटर को अगर ब्रेक करते हैं तो H प्लस प्लस OH माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब pH 7 जो है, राइट, जो pH 7 है, pH 7 को कहा जाता है न्यूट्रल pH। न्यूट्रल pH, ठीक है। न्यूट्रल pH का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन। तो न्यूट्रल pH पे H प्लस और OH दोनों का कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही आप pH से 6 पे आएंगे, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे, या ऊपर जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे, जब ऊपर या नीचे जाते हैं, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे बढ़ने लगा। देखिए केमिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट हैं तो और भी अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ। देखिए ये है बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैं इसको बहुत इम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे पेप्टिक डाइजेशन पढ़ेंगे, या प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक, और प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, प्रोटीन में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उन सब में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम लोग नेट चार्ज कैलकुलेशन सीखेंगे, पीआई वैल्यू कैलकुलेशन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेशन सीखेंगे, तो उन सब में इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि किस पे कौन सा चार्ज है, ठीक, और कब पीएच बढ़ रहा है, कब पीएच घट रहा है। देखिए यहाँ पे तो ऐसे जो जितना ही हम नीचे आते जाएंगे ना, उतना ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। और ठीक जैसे ही ऊपर जाते हैं, यहाँ देखिए OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है बढ़ता जाता है। OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो बहुत आसान है इसको समझना, इसको जानना, इसको पढ़ना, बस इतना समझते जाइए, फिर देखिए। OH माइनस, OH माइनस, माइनस, OH माइनस, OH माइनस, ठीक है, देखा आपने। तो यहाँ कंसेप्ट देखिए, हायर पीएच। हायर पीएच का क्या मतलब हुआ, इज इक्वल टू लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन। लोअर पीएच का मतलब क्या हुआ, हाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन देख लीजिएगा आप। या हाई पीएच का मतलब क्या हुआ, हाई OH माइनस कंसंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा, लो OH माइनस कंसंट्रेशन। और न्यूट्रल पीएच ये रहा, ये देखिए न्यूट्रल पीएच का मतलब क्या हुआ कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि
यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज कोई भी मॉलिक्यूल हम इसको मान सकते हैं, मान लीजिए कि ये जो मॉलिक्यूल है ये है ए, ठीक है, ये ए मॉलिक्यूल है। अब ये जो ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल का कोई, मान लीजिए इसका हम बता देते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर पीएच है, ठीक है, इसका जो पीएच है देखिएगा वो पीएच है 8.0, ठीक। अब इसको अगर किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, या देखिएगा मान लीजिए कि एक हम ले लेते हैं बीकर, देखिए ये रहा, ये बीकर में थोड़ा टेढ़ा हो गया है, खैर मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, 12th में बायोलॉजी का डायग्राम बुआ से बनवाता था, एग्ज़ाम में खुद बनाता था। तो यहाँ देख लीजिए कि ये यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई सॉल्यूशन, यहाँ पे मान लीजिए ले लिया, ऐसे ही हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एक बीकर में बोरोसिल का बीकर है, ठीक है, और इसमें हमने डाला हुआ है एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम, ठीक है, और इस एक्वस मीडियम का हम ले लेते हैं कोई पीएच, ठीक है, इसका कोई पीएच ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका पीएच जो है वो 7 है, 7.0, ओके। अब अगर कंपेयर किया जाए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कंपेयर करने की बात है, यहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसका पीएच ज़्यादा है, ए जो मॉलिक्यूल है इसका पीएच ज़्यादा है और इसका पीएच कम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई, यहाँ पे होगा हाई H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या होगा लो H+ आयन कंसंट्रेशन, लो H+ आयन कंसंट्रेशन। और या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाई OH- कंसंट्रेशन, और इसको कह सकते हैं यहाँ पे लो OH- कंसंट्रेशन। अब देखिए, यानी कि ये जो कंडीशन है ना, इसमें मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखिए अब ऐसे ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ इसमें, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने H+ आयन दिखा दिया, से दिखता नहीं है, मैं बस आप लोग को समझाने के लिए दिखा दिया। तो होगा क्या कि ये H+ आयन जो है इस मॉलिक्यूल ए वाले मॉलिक्यूल के ऊपर जाएगा। अगर इस मॉलिक्यूल को डिप करते हैं, सपोज़ कि इस मॉलिक्यूल को लेके, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को लेके इसमें डालते हैं, डिप करते हैं, ठीक, तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ना इसका प्रोटोनेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच कितना है 8.0 और इसका पीएच कितना है 7.0, ठीक। तो अब देखिए कि ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से H+ आयन इस पर जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि मॉलिक्यूल ए विल बी प्रोटोनेटेड, क्योंकि ये जो H+ आयन है ये क्या है, ये प्रोटॉन ही है ना, ये प्रोटॉन है। तो दिस मॉलिक्यूल ए, इस मॉलिक्यूल ए विल बी प्रोटोनेटेड, यानी ये H+ आयन जाएगा। और ये क्या है, ये क्या है, दिस इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या है, ये है सॉल्यूशन, ठीक। अब सॉल्यूशन का पीएच 7.0 है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हमने लिखा कि मॉलिक्यूल ए विल बी प्रोटोनेटेड, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन विल बी
डीप्रोटोनेटेड। ठीक है, यानी यहाँ से H प्लस आयन जाएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि, चलिए इसी से लिख देते हैं, H प्लस आयन जा रहा है, इसलिए इसको दिखा रहे हैं, जा H प्लस आयन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये H प्लस आयन जा रहा है A को। ठीक, अब बात यह है कि अब ये जो A मॉलिक्यूल है, ये H प्लस आयन लेगा तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा। ठीक, आफ्टर, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि आफ्टर प्रोटोनेशन विच चार्ज विल बी देयर ऑन मॉलिक्यूल ए। तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या ज़ीरो चार्ज होगा। ज़ीरो चार्ज भी चार्ज होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं मत बोलिएगा, कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज भी चार्ज है, ज़ीरो चार्ज। ठीक, अब ये कैसे समझा जाए। ठीक, इसलिए मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, वो मिस नहीं होना चाहिए। वो याद करने की बात है, हाँ वो मैं कह रहा हूँ कि आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उसको याद, क्योंकि उसका पूरा केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट समझने में टाइम लगेगा, और वो समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए वो पूरा 2 घंटे का डेरिवेशन आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को 2 मिनट में एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट को एकदम ध्यान से समझ लीजिए। उतना समझ लेंगे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लाइफ साइंसेस में MSc एंट्रेंस हो, जैम, BHU, CSIR, कोई भी JNU, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन का जिससे आप सॉल्व नहीं कर पाएँ। और ये एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप लोगों को क्रोमेटोग्राफी भी नहीं समझ में आएगी, स्पेशली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसलिए प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कि कंसेप्ट ऑफ प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन, ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझा दूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये जो ए वाला मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है, मैं इसको मान लीजिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैं इसको लाके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक, तो ये जो ए वाला मॉलिक्यूल है, उसके एंड ग्रुप में, ठीक है, एंड ग्रुप में, क्योंकि जो कोई ब्रांचिंग है अगर, तो एंड ग्रुप जो होता है वही आयनाइजेबल हो सकता है, यानी H प्लस आयन देने और लेने की टेंडेंसी रख सकता है। बीच वाले जो होंगे वो H प्लस आयन देने या लेने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसके एंड ग्रुप में ऑक्सीजन है या सल्फ़र है या सल्फ़र है या नाइट्रोजन है। ठीक, ये बस इतनी पॉइंट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि जो अमीनो एसिड की बात हम लोग कर रहे थे ना, अमीनो एसिड जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, कार्बन है, तो उसके एक एंड ग्रुप में COOH है ना, ये OH है यानी ऑक्सीजन है, और एक तरफ क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये तो R ग्रुप, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे बाद में, अभी तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए NH2 है, तो यहाँ पे या तो ये नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन, ये इन दोनों में से कोई हो सकता है, और R ग्रुप में हो सकता है कि सल्फ़र भी हो। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। तो ये देखिए, जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और सल्फ़र
का एक फेट होता है, नाइट्रोजन का एक फेट होता है। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, नाइट्रोजन और सल्फ़र का अगर डी प्रोटोनेशन होता है, याद हो गया होगा, अगर इसका डी प्रोटोनेशन होता है तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो होगा नेगेटिव। ऑक्सीजन और सल्फ़र का अगर प्रोटोनेशन होता है तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो होगा ज़ीरो। मतलब क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर COOH है, ठीक है, अगर H+ आयन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से H+ आयन रिलीज़ हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COO- में, या अगर COO- है और इसमें H+ आयन आ गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया ज़ीरो चार्ज। ठीक, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया ये कंसेप्ट, ये इसीलिए इसी ने बताया आपको। और देखिए, अगर हम वही चलते हैं, चलिए नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन का देखिएगा, नाइट्रोजन का अगर डी प्रोटोनेशन होता है तो ये हो जाएगा ज़ीरो चार्ज, और नाइट्रोजन का अगर प्रोटोनेशन होता है तो ये हो जाएगा प्लस चार्ज, पॉजिटिव। ऐसा कैसे? तो देखिए, अगर यहाँ पे NH2 दिया हुआ है और अगर H+ आयन आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में। ठीक, NH3+, और अगर NH3+ है, ठीक है, और इससे अगर H+ आयन रिलीज़ हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। इसीलिए हमने आप लोगों को ये बताया। अगर ये कंसेप्ट, इतना कंसेप्ट आपको याद हो जाता है, ठीक, अगर इतना कंसेप्ट आपको याद हो जाता है तो इतना समझ लीजिएगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएँ, ये गारंटी है। अब आपको बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री के पोर्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतना याद कर लेंगे। क्योंकि देखिए, हमें क्या करना है, हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं कि आपका क्विक आपके दिमाग में काम करे। देखिए, 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 5 साल एडुफोकस को कंप्लीट हो गया, 10 सेशन मैंने पढ़ाए हैं, और ये एक सेशन में, हर सेशन में 3-3 बैच पढ़ाए हैं। और ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कैसे नेगेटिव होता है या कैसे ज़ीरो होता है या कैसे पॉजिटिव होता है। आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि इसको अप्लाई करके आप फटाक से कोई भी क्वेश्चन अपने फिंगर टिप पे ही सॉल्व कर दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी सॉल्व करने होते हैं। 2 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन जो आएगा उसको। और अगर आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं तब तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। क्रोमेटोग्राफी में ये पता होता है आयन एक्सचेंज में कि ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टूड हैं। अगर आपको अंडरस्टूड हैं तो आप आगे बढ़ जाइए और पढ़ते जाइए, उसको सॉल्व करते जाइए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये कंसेप्ट याद हो जाए। तो अगर आपको कंसेप्ट याद हो गया तो बताइए, मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ। आपके सामने है, ऑक्सीजन का डी प्रोटोनेशन रिजल्ट्स इनटू नेगेटिव, सल्फर का डी प्रोटोनेशन इज आल्सो रिजल्टेड इनटू नेगेटिव। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन का डी प्रोटोनेशन और सल्फर का, नहीं, इन दोनों का एक ही सेम फेट होता है। मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन या सल्फर, दोनों का सेम फेट होता है, ये याद रखिएगा, ऐसा मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को याद हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ, पूछूँ आप लोगों से। अक्षरा याद हो गया? याद हो गया तो ऐसे बेल आइकन प्रेस करो, मैं पूछूंगा। याद हो गया तो बेल आइकन प्रेस करिए, मैं पूछूंगा आपसे। हाँ, याद हो गया बेटा? हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ बताओ, याद हो गया? कभी कभी आवाज़ आपकी गायब हो जा रही है।
हाँ अब आ रही है, बताओ। ऑक्सीजन का डीप्रोटोनेशन और सल्फर का डीप्रोटोनेशन। बताओ भाई। और ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन और सल्फर का प्रोटोनेशन, नाइट्रोजन का डीप्रोटोनेशन। और नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन। नकल नहीं कर रही हो विद्या कसम, नकल मत करना। याद हो गया? नम्रता, दीक्षा, आप लोगों को भी याद हो गया? चलो अच्छा है, ठीक है। तो मैं अब बताने चल रहा हूँ आप लोगों को। बढ़िया। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ये जो कंसेप्ट है आप लोगों ने समझ लिया। अब इसको अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे हम यहाँ से। ये जो हमारा वीकर है ना, इस वीकर को उठाते हैं। ये वीकर हमारे बहुत काम का है, ठीक है। चलिए इस वीकर को हम उठाते हैं। और इस वीकर को उठाया और हमने यहाँ पे रख दिया। ओके नाउ अब चलिए काम करते हैं। हाँ अब एक काम करते हैं, ये जो बीकर है जिसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बीकर है जिसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, अब एक काम करते हैं, एक अमीनो एसिड ले लेते हैं। देखिए अमीनो एसिड जिसका स्ट्रक्चर हमने आप लोगों को बनाया है, बताया भी है। एक अमीनो एसिड में नॉर्मली देखिए एक होता है अल्फ़ा कार्बन, इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, H और R, ये है R ग्रुप। तो अभी हम R ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए एकदम रिलैक्स होकर इसको समझिए। बस इतना ही हम बात कर रहे हैं। जैसे ये देखिएगा, अभी हम इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो कंडीशन, ये हर एक अमीनो एसिड में इतना पाया जाता है, हर एक अमीनो एसिड में इतना पाया जाता है। और ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, यही होता है वेरिएबल। दिस इज़ ओनली वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, देखिए यहाँ पे ये जो अमीनो एसिड है, इसमें टाइट्रेट करके ये C टर्मिनल और N टर्मिनल, इन दोनों का pH पता किया गया है। C टर्मिनल और N टर्मिनल दोनों का। C टर्मिनल का जो pH है वो होता है 2.3। यस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल 20 अमीनो एसिड। तो आप कहेंगे कि सर हर सबका तो 2.3 नहीं होता है, तो बिल्कुल सही बात है, सबका 2.3 नहीं होता है, सबका वेरी करता है। किसी का 1.9 होता है और किसी का 2.9 हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने बीच का रास्ता निकाला है। मैंने खुद से किया हुआ है कि C टर्मिनल का 2.3, ठीक है, और N टर्मिनल का 9.6। इतना मान के चलिए, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम में दिया हुआ है इसका pH कुछ और दिया है, इसका pH कुछ और दिया है, तो आप वो pH लेके चलिए, ठीक। लेकिन अगर एग्ज़ाम में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसका pH दिया है, R ग्रुप का pH दिया हुआ है, तो इसको 2.3 और इसको 9.6 लेके चलेंगे तो वो गलत नहीं होगा। इतना ज़रूर आप याद रखिएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसका भी pH हमने देखा है, तो 9.1 से लेकर 10.1 तक दिया हुआ है, तो एवरेज निकाल लिया हमने, ठीक। और इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। R ग्रुप का वेरिएबल होता है, वो हम लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, अब एक अमीनो एसिड को, यही एक अमीनो एसिड को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। और इस अमीनो एसिड को रखने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं C, और यहाँ पे लिख दिया, देखिए यहाँ पे लिख दिया COOH, और यहाँ पे लिख दिया NH2, और यहाँ पे लिख दिया H, और यहाँ पे लिख दिया R, ठीक है। और हमें पता है इसका pH, मान लीजिए इसका pH है 7.0, ठीक है।
और इस इस 7.0 से अगर हम कंपेयर करने जाएंगे, देखिएगा कंपेयर करने जाएंगे, इसका होता है 2.3 और इसका होता है 9.6, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, चलिए कंपेयर करने का काम करते हैं। देखिएगा यहाँ से ये देखिए, ये मैं लाइन यहाँ से ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक। तो मैंने यहाँ तक दिखा दिया आपको, ओके। अगर कंपेयर करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे पीएच कम है, ये देखिए, ये है लो पीएच और ये है हाई पीएच, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने लिखा है लो पीएच और यहाँ पे लिखा है हाई पीएच, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाई H+ आयन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, लो H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है कि दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, यानी कि ये जो C टर्मिनल है ना, C जो टर्मिनल है, ये क्या करेगा, ये H+ आयन को इसको देगा, यानी कि ऑक्सीजन, ये देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का होगा डी प्रोटोनेशन। तो अगर आप लोगों को याद है ऑक्सीजन का डी प्रोटोनेशन होता है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। और अब एक काम करते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, ये देखिए, अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक, इन दोनों का कंपेरिजन में हमको क्या पता चलता है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा हाई पीएच और ये क्या हो जाएगा, लो पीएच। कंपेयर कर रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अगर हाई पीएच है इसका मतलब क्या हुआ, लो H+ आयन कंसंट्रेशन, और अगर लो पीएच है तो क्या हुआ, हाई H+ आयन कंसंट्रेशन, यानी कि ये देखिए जो सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन का क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, और ये जो एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल का क्या होगा, प्रोटोनेशन, ठीक है। तो एन टर्मिनल का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, ठीक है। और नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन हम लोग जानते हैं कि अगर नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए एक बहुत बढ़िया किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए एक यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्वेश्चन 1 कि what charge an amino acid contains at pH 7.0, ठीक। तो हम लोगों को पता है कि जो अमीनो एसिड है, देखिए हम लोगों को पता है कि अमीनो एसिड में, अब हम आर ग्रुप की बात अभी नहीं किए हैं, ठीक है। आर ग्रुप वाला आएगा तो ये कंसेप्ट और आंसर दोनों चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन भी चेंज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी तब हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऐसा ही नहीं है कि हर बार जो है यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने जितना पढ़ाया है उसके बेसिस पे आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक अमीनो एसिड है और ये लिखा है COOH और यहाँ पे लिखा हुआ है NH2, मार्कर में स्याही खत्म हो गई लग रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है NH2, ठीक। और यहाँ पे है R ग्रुप और ये है हाइड्रोजन, ठीक है। pH 7 पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम pH 7 से कंपेयर करते हैं, pH 7 से अगर कंपेयर करेंगे तो pH 7 से ये देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे 2.3 और यहाँ पे क्या होता है 9.6, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि H+ आयन यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, H+ आयन यहाँ से यहाँ जाएगा, इसलिए यहाँ हो गया पॉजिटिव और यहाँ हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो
व्हाट चार्ज एन अमीनो एसिड कंटेन एट pH 7, तो आप लोग लिख देंगे क्या इसका, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, आंसर 0 चार्ज। कुछ लोग का आंसर में लिखा है, देखिए मान लीजिए ऑप्शन ऑप्शन पूछता है, अगर ऑप्शन लिखा रहता है ऑप्शंस, ठीक है, तो मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कहीं लिखा है प्लस, कहीं लिखा है निगेटिव, कहीं लिखा है ज़ीरो, कहीं लिखा है नो चार्ज, नो चार्ज। तो ध्यान रखिएगा ये साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जीरो चार्ज का आंसर करिएगा, ठीक है। और यही होता है, और यही क्या होता है, यही होता है, फिगर में दिखा दूँ, ये होता है ज़्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ एन अमीनो एसिड, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो स्लाइटली बेसिक होता है 7.2, सपोज कि 7.2 होता है। अब 7.2 पे यही कंडीशन मिलेगी ना, देख लीजिए यही कंडीशन मिलेगी, राइट। अब अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब मैं चल रहा हूँ, देखिए प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, इसको याद रखिएगा, ये भूलना नहीं चाहिए। अगर ये भूलेंगे आप तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, ओके। ये आपको नहीं भूलना है। इसका एप्लीकेशन आप लोगों को मिलेगा डिटेल्ड में, डिटेल्ड एप्लीकेशन हम लोग इसका देखेंगे, ठीक। अब इसको समझने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ओके। तो चलिए मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, और तब हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, तब हम लोग समझ पाएंगे कि इसका रोल, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ओके। तो मैं यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, ये मत सोचिएगा कि सब खत्म हो गया, नहीं, बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, जो चीज़ें छूट गई रही उनको बार बार हम बताएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या जानना होगा हमको, हम लोगों को ये तो चीज़ पता है कि एक, ये देखिए अल्फ़ा कार्बन है और यहाँ पे ये COO माइनस है, ज्विटर आयनिक फॉर्म में लेके चलते हैं, और यहाँ पे ये हो गया NH3 प्लस, और ये हो गया H, और ये हो गया R, और यही बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का, ठीक है। ये एक बात और ध्यान से सुन लीजिए आप लोग कि ये जो है C जो है ना, इसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। और देखिए इसे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ना, एक मतलब एक देखिए हाइड्रोजन है एक साइड में, क्या है नाइट्रोजन एक साइड में, क्या है कार्बन है, इधर R ग्रुप है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कार्बन वगैरह कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए अगर किसी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यस सही बोले आप, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक। तो ठीक है, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी वगैरह बहुत सारी, कायरलिटी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, इनएक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे बतानी है, सब कुछ बताना है। लेकिन हम लोग बारी बारी से एक एक सीढ़ी चलते हुए जाएंगे, इसलिए मैं PPT नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को सब आपके सामने लिख के बताऊँगा, समझा के बताऊँगा। और एक बहुत अच्छा टेस्ट पेपर मैंने 30 क्वेश्चन का डिज़ाइन कर लिया है, जो क्लास ख़त्म होने के बाद, मतलब ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद, एक टॉपिक ख़त्म होगा फिर उसका पूरा टेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर क्लास करिए। तो अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते जाते हैं। अब इसी R ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है। सो ये देखिए मैं थोड़ा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बस
इतना ही मुझे ड्रॉ करना था, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, एक इधर एक इधर। ओके, अब देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों को करने जा रहा हूँ। सबसे पहला उसमें बताऊँगा हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के बारे में। हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और यहाँ देखिए ये क्या होंगे, इधर मैं बताऊँगा आपको हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स के बारे में। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स के बारे में हो गया, क्लियर हो गया। और मेरा क्लासिफिकेशन ख़त्म करते करते आप लोगों के सारे अमीनो एसिड के नाम आपको क्लियर हो जाएंगे। 3 लेटर में कैसे डिनोट करते हैं, फुल नेम क्या है, और 1 लेटर में कैसे डिनोट करते हैं, ये भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्लियर ही नहीं है और हम लोग क्लास करते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको डेली की क्लास समझ में नहीं आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको एकदम क्लियर करते जाइएगा, पूछते जाइएगा, समझते जाइएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइएगा। जो भी मैं पीडीएफ सेंड करूँगा उन सारे पीडीएफ को अपने पास सेव करते जाइए, पढ़ते जाइए, उनसे खुद क्वेश्चन बनाइए, एमसीक्यू बनाइए, 1 वर्ड बनाइए, सॉल्व करते जाइए। फिर मेरा जो टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करिए। ऐसा नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 पार्ट में पहले मैंने डिसाइड कर दिया, ठीक, 2 पार्ट में मैंने डिसाइड कर दिया। इसी आर ग्रुप के बेसिस पे होगा। तो अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक को अब डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। एक ले लेते हैं हम एलिफैटिक, और एक डिवाइड कर देते हैं एरोमेटिक, और फिर इसको भी डिवाइड कर देते हैं न्यूट्रल, और इसको डिवाइड कर देते हैं चार्ज्ड, ठीक। यानी कि इधर जो नाम आएगा ना वो एलिफैटिक तो होगा, इसके साथ साथ हाइड्रोफोबिक भी होगा। इधर जो नाम आएगा ना वो एरोमेटिक तो होगा, इसके साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोफोबिक भी होगा, ठीक। और इधर जितने आएंगे कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज वाले तो हमने इधर कर दिए। अब चार्ज वाले को भी हम देखिए डिवाइड करेंगे, चार्ज वाले को भी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और एक हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं मिलने वाला है एक किताब में आपको, इसलिए ध्यान से इस क्लासिफिकेशन को पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनको समझना। एलिफैटिक अमीनो एसिड में कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं इनको समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको मिलाता हूँ, उससे पहले मैं मिलाता हूँ, इनसे मिलिए आप लोग। इनसे मिलिए। ये स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते होंगे, बहुत पढ़े होंगे, बहुत बनाए होंगे, है ना, ठीक। तो थोड़ा ड्राइंग मेरी ख़राब है, इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है, और यस, ये इनके हेयर्स, लॉकडाउन की वजह से हेयर्स जो है थोड़ा ख़राब हो गए हैं, पता नहीं पार्लर खुल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। सो यस, थोड़ा क्रीम वगैरह लगा दें, बढ़िया बढ़िया क्रीम, ठीक है। ओके, सो इनसे पूछा गया हु आर यू, हु आर यू, ठीक है। तो इनसे पूछा गया हु आर यू, तो इन्होंने कहा आई एम अ VIP गर्ल,
ये वीआईपी गर्ल है भाई, आई एम अ वीआईपी गर्ल, ठीक है, याद रखिएगा, मैं एक वीआईपी गर्ल हूँ। तो गर्ल ही हम समझ लेते हैं, इतना से समझ में आ जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था इनसे पूछा गया हु आर यू, इनका आई एम अ वीआईपी गर्ल, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं। इन्होंने कहा है कि एम वी आई पी गैल, GAL हो गया। ये देखिए सारे एलिफैटिक अमीनो एसिड के नाम हम लोगों ने लिख लिया। हम वीआईपी गैल, इनसे पूछा गया, सारे एरोमेटिक अमीनो एसिड का नाम क्लियर हो गया। सो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, M स्टैंड्स फॉर मैथियोनिन, ठीक, वैलीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, ठीक है। तो देखिए हो गया हु आर यू, आई एम अ वीआईपी गर्ल, यानी मैथ्योनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन। कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, अभी आप लोगों को कुछ एक्सेप्शन भी मिलेगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस क्योंकि एक साथ ऐसा क्लासिफिकेशन एक बुक में नहीं लिखा हुआ है, हमने अलग अलग बुक से ढूंढ के छांट के आप लोगों के लिए बनाया हुआ है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ, अच्छे से इसको पढ़ पाएँ और याद रहे आप लोगों को। तो चलिए एक काम करते हैं, अगला है कि अगला इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर आर यू गोइंग। आप लोग किसी ऐसे राह चलते आदमी से पूछ मत दीजिएगा, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो इनका क्या आंसर मिला, इन्होंने कहा भैया, नहीं भैया क्या, भैया कहते हैं ख़राब हो जाएगा, नहीं, इन्होंने कहा ट्राई ट्रिप टू पटना, ट्राई ट्रिप टू पटना, इतना याद रखिएगा, ट्राई ट्रिप टू पटना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ट्राई ट्रिप टू पटना, तो याद हो जाएगा। देखिए ट्राई ट्रिप टू पटना से ये हो जाएगा टायरोसिन, ट्रिप से ट्रिप्टोफैन, और पटना पी से फिनाइल एलानीन, ट्राई ट्रिप टू पटना। तो चलिए एक दो और सवाल इनसे पूछ लिया जाएगा ना, तो हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारा। तो वाला क्वेश्चन से पूछा गया कि व्हाट आई विल डू देयर, तो अगला क्वेश्चन है इनसे कि व्हाट आई विल डू देयर। अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, व्हाट आई विल डू देयर, वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे भाई, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कम टेक, देखिए कम टेक माई ग्लास, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए कि कम टेक माई ग्लास, ग्लास किस करेंगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कम टेक माई ग्लास, इतना बस याद रहना चाहिए आपको, कम टेक माई ग्लास, इतना बस याद रहेगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। C स्टैंड्स फॉर सिस्टीन, T स्टैंड्स फॉर थ्रियोनिन, M साइलेंट रहेगा, ये हो जाएगा ग्लूटामीन, ये हो जाएगा एस्पैराजीन,
और ये हो जाएगा सेरीन। बस इतना हो गया, काम ख़त्म। अब इनका ये हैं डॉली, तो मिस डॉली का काम ख़त्म, जाइए आप। अब देखिए अब क्या होगा। अब जो है हमें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड के नाम जानने हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड में बहुत सिंपल है जानना। एक होता है लाइसिन, तीन ही होते हैं, हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, और एक होता है आर्जिनिन, आर्जिनिन। ठीक है। अब निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड के नाम जानने हैं। निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एक होता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और एक होता है दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो देखिए ऐसे 20 अमीनो एसिड के नाम हम लोगों को क्लियर हो गए। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। आई एम अ VIP गर्ल, ट्राई टिप टू पटना, कम टेक माई ग्लास, और लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ये 20 अमीनो एसिड के नाम आपको कंफर्म हो गए। अब आपको एक कन्फ्यूज़न जो होगा, परेशान कर रहा होगा, उसको मैं क्लियर कर दूं। ये जो टायरोसिन है ना, ये आता है हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड में, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक में लिखना था, इसलिए मैंने इसको एरोमेटिक में लिख दिया था। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ गलत है इसमें, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि क्या गलत हो गया इसमें, राइट। तो इतने से बहुत सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू राइट। देखिए अब मैं सारे अमीनो एसिड के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आसान है, एक बार लिख दूँगा तो आपको भी याद हो जाएंगे। या चलिए मैं इसी पे बताता हूँ आपको, थोड़ा सा हौस पौस हो जाएगा, लेकिन चलिए ठीक है। कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 लेटर, कैसे 3 लेटर में इसको लिखते हैं, 3 लेटर नॉमिनेशंस। 3 लेटर्स कैसे डिसाइड लिखते हैं इसको, 3 लेटर्स कैसे डिसाइड करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को लिख के बता दे रहा हूँ। देखिए मेथियोनिन को सिंपल है MET, वैलिन को VAL, आइसोल्यूसिन को ILE, याद रखिएगा, प्रोलिन को PRO, ग्लाइसिन को GLY, एलानिन को ALA, ल्यूसिन को LEU। वैसे ही टायरोसिन को TYR, इसको डिनोट कहता है TRP से, और इसको डिनोट कहता है PHE से। सिस्टीन को देखिए, सिस्टीन को डिनोट कहता है CYS, थ्रियोनिन को THR, ग्लूटामिन को G, देखिए यहाँ पे GLU यहाँ भी लिखा है और GLU यहाँ भी लिखा है, इसलिए याद रखिएगा इसको डिनोट कहता है GLN से, और इसको डिनोट किया जाता है इसको डिनोट कहता है ग्लूटामिक एसिड को GLU से। ओके। एस्पैराजिन, अब देखिए एस्पैराजिन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ASP लिखा है, और एस्पार्टिक एसिड में भी ASP लिखा है, इसलिए इसको डिनोट किया जाता है ASN से, और इसको डिनोट किया जाता है ASP से। और SER सेरीन, और ये देखिए LYS और HIS और ARG। वेरी सिंपल, भोग नाम याद हो गया, लिख लिया हम लोगों ने। तो अब देखिए आसान हो गया ना समझना इसको। 3 लेटर नॉमिनक्लेचर। आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? आपको ज़्यादा ध्यान देना है ग्लूटामिन और ग्लूटामिक एसिड, एस्पैराजिन और एस्पार्टिक एसिड। देखिए एस्पार्टिक एसिड को ही एस्पार्टेट कहते हैं और ग्लूटामिक एसिड को ही ग्लूटामिनेट कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको भूलना नहीं चाहिए, ये कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। तो इतना तक आप लोग को समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए तीनों लोग। अगर समझ में आ गया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको समझ में आ गया। वेरी गुड, समझ में आ गई है बात, तो बहुत अच्छी बात है। गुड। चलिए नम्रता समझ में आया? टाइप करके भी बता सकते हो नम्रता। समझ में आया? चलिए बात करने की ज़रूरत है नहीं, अभी इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया
इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, तो फिर से अब हम आपको बताने जा रहे हैं, 3 लेटर हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 1 लेटर नॉमिनेशन। वन लेटर नॉमिनेशन कि एक लेटर से कैसे डिनोट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे राइट, देखिए टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ठीक है, और कोई है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब के सब किससे हैं, टी से ही हैं। तो किसको किससे डिनोट करेंगे। अच्छा यहाँ देखिए एलानिन और एस्पैराजिन और आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड सब के सब ए से ही हैं। तो किसको किससे डिनोट किया जाएगा, आई बात समझ में, किसको किससे डिनोट किया जाएगा, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए जो मेथियोनिन है ना, मेथियोनिन को एन से ही डिनोट करते हैं, वैलिन को वी से ही करते हैं, आइसोलेशन को आई से ही, प्रोलिन को पी से ही, ग्लाइसिन को जी से ही, एलानिन को ए से ही, ल्यूसिन को एल से ही। तो ये तो फट से याद हो जाएगा, है कि नहीं। बस इतना याद रखो, हम VIP गर्ल, बात खत्म। तो यहाँ पे जो भी पहला लेटर है उसी से नोट करते हैं। ये देखिए ट्राई, ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये होता है Y, ये होता है W, ये होता है F। तो अगर आप इसका नाम ऐसे लिखते हो, जैसे मान लीजिए अगर आप इसका नाम ऐसे लिखते हैं कि राइट, अगर इसका नाम आप लिखते हैं टायरोसिन यानी ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन, ठीक है। तो बहुत आसान है याद करना, WYF, वाइफ। अब वाइफ को तो आप भूल नहीं सकते, अगर वाइफ को आप भूल गए तो आप समझ ही सकते हैं क्या क्या हो सकता है, बता नहीं सकते। हाँ, तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि WYF, ठीक। इससे लेकिन ये याद रहे कि W से हम डिनोट करते हैं ट्रिप्टोफैन को, और Y से टायरोसिन को, और F से फिनाइलएलानिन को। ये हो गया। अब चलते हैं इधर। तो देखिए सिस्टीन को डिनोट करते हैं C से, यहाँ लिख दिया हमने। थ्रियोनिन को T से, यहाँ लिख दिया। ग्लूटामिन को डिनोट किया जाता है Q से। एस्पैराजिन को डिनोट किया जाता है N से, ये जो एस्पैराजिन है ना, इसको डिनोट किया जाता है N से। सेरीन को S से, ठीक। और देखिए लाइसिन को K से डिनोट किया जाता है, हिस्टीडिन को S से डिनोट किया जाता है, आर्जिनिन को R से डिनोट किया जाता है, और एस्पार्टिक एसिड को D से डिनोट किया जाता है, और ग्लूटामिक एसिड को E से डिनोट किया जाता है, E से। ये रहा E। तो देखिए बहुत हौच पौच हो गया ना इसमें, है ना। चलिए मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को फ्रेशली फटाफट लिख के इसमें से बता देता हूँ अब, कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे अमीनो एसिड के नाम मैं लिखते जाता हूँ और फटाफट आप लोगों को बताते जाता हूँ। देखिएगा 10-10 करके लिख दूँगा मैं, आसान रहेगा समझना। तो देखिए यहाँ पे I'm a VIP गैल, यानी कि मेथियोनिन, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते जाइए। देखिए ये सही बात है कि आप डाउनलोड करके इसको बाद में भी देख सकते हैं, ये सही बात है कि एग्ज़ाम के टाइम पे भी देख सकते हैं, लेकिन जो एक चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार देखना, बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए एक ही बार में खूब मन से बैठ के इसको पढ़ लीजिए, कि बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, बार बार नहीं लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए ये हो गया मेथियोनिन। फिर जो है यहाँ देखिए वैलिन, आइसोल्यूसिन, और ये हो गया प्रोलीन, और क्या होगा ग्लाइसिन, फिर एलानिन, और ये हो गया इधर वाले, और ये हो गया ल्यूसीन। फिर एरोमेटिक अमीनो एसिड में ट्रिप्टोफैन, फिर एरोमेटिक अमीनो एसिड में ये हो जाएगा
एन और यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए, और यहाँ पे लिख देते हैं फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। और क्या लिख देंगे, चलिए, तो ये तो 10 हो गए, नहीं 9 हो गए, 10 होने चाहिए थे ना, कौन सा छूट रहा है, टायरोसिन, टायरोसिन। ये हाइड्रोफोबिक वाले जिसमें से टायरोसिन जो है हाइड्रोफिलिक है, टायरोसिन, टायरोसिन, ठीक है। अब कौन सा बचता है, सिस्टीन। अब कौन सा बचता है, थ्रियोनीन, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब कौन सा बचता है, ग्लूटामीन। अब कौन सा बचता है, एस्पैराजीन, एस्पैराजीन। अब कौन सा बचता है, एस्पैराजीन हो गया। अब बचता है सेरीन, हो गया। सिस्टीन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिक, कम टेक माई ग्लास, हो गया। अब आ जाइए, अब आ जाते हैं हम लाइसिन पे, फिर हिस्टीडीन पे, हिस्टीडीन पे, और फिर आ जाते हैं हम आर्जिनिन पे, आर्जिनिन पे, और अब आ जाते हैं एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, इसको नोट करेंगे हम एम से, वी याद कर लीजिए, आई पी, आई पी, ऊपर चलते हैं, जी ए एल, याद हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, डब्लू, टायरोसिन कहाँ गया, वाई, फिनालिन एफ, और सिस्टीन को सी से, थ्रियोनिन को देखिए, थ्रियोनिन को टी से, एस्पार्टिक एसिड को डी से, ग्लूटामिक एसिड को ई से, इधर आते हैं, ग्लूटामिन को क्यू से, एस्पैराजिन को एन से, सेरीन को एस से, लाइसिन को के से, हिस्टीडीन को एच से, आर्जिनिन को आर से, हो गया। सारे नाम एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को, पिक्चर क्लियर हो गया। अब पिक्चर बाकी नहीं रहा इसका लेकिन अभी बहुत सारी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए, ये हो गया, इसको 3 लेटर से मेथियोनिन, BAL, ILE, PRO, जी, ये क्या है, अच्छा ये ग्लूटामीन है ना, तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, GLN से, GLN, और इसको डिनोट करेंगे किससे, ASN, और इसको डिनोट करेंगे SER, ऊपर बढ़ते हैं, इसको डिनोट करेंगे GLY, इसको ALA, इसको LEU, इसको ट्रिप्टोफैन है ना, तो इसको डिनोट करेंगे TRP, लाइसिन है ना, इसको डिनोट करेंगे हम LYS, हिस्टीडीन को HIS, आर्जिनिन को ARG, और ऊपर बढ़ते हैं, फिनालिन को PHE, टायरोसिन को TYR, सिस्टीन को CYS, थ्रियोनिन को THR, एस्पार्टिक एसिड को ASP, और ग्लूटामिक एसिड को AGLU। ये हो गया, ये सारे फुल फॉर्म, फुल नेम, 3 लेटर, 1 लेटर, ये सारा आपको क्लियर होगा। किसी को कुछ पूछना है, एनीवन, बताइए, एनीवन इन द क्लास, किसी को भी ये पूछना है क्या? किसी को भी पूछना है? बताइए भाई।
आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी पूछना है? आ गया आ गया आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब स्पेशल चीज़ इतना आप लोग ने याद करके रहिए, ठीक। अब मैं कल शुरू करता हूँ, सुन लीजिए, ठीक। अब मैं कल शुरू करता हूँ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड, स्पेशल प्रॉपर्टी।